हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 की साइंस का फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स आपके अध्याय 8 से शुरू होती है, जिसका नाम है गति। केमिस्ट्री हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी। आज से फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और ये इसका भाग 1 है। और जो इस वीडियो में जो पार्ट कवर नहीं हो पाएंगे, जो इसके टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, वो भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे हम दैनिक जीवन में कई वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं, कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो मतलब वो गति अवस्था में है। मछलियाँ तैर रही हैं तो वो भी गति अवस्था में होती है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, ग्रह नक्षत्र पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो वह भी गति अवस्था में होते हैं। तो गति अवस्था क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। बच्चों, किसी भी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था जो है एक बिंदु के सापेक्ष होती है। हमने एक बिंदु को स्थिर मान लिया, अगर उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति कर रही है या उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम मान लेते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में। जैसे हमने मान लिया कि पृथ्वी स्थिर है, तो पृथ्वी हमारा निर्देश बिंदु हो गया और इस स्थिर पृथ्वी के सापेक्ष जो है हम सड़क पर गाड़ियां गति करती हैं, पक्षी उड़ते हैं या हम चलते हैं, ट्रेनें हैं, वे गति करती हैं। वास्तव में तो पृथ्वी भी गति करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो किसी भी वस्तु का गतिमान होना या स्थिर होना देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई हमें अंतरिक्ष से देख रहा है तो पृथ्वी पूरी गति कर रही है, तो पृथ्वी के साथ साथ हम सभी गति कर रहे हैं, उसको दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम अपनी स्थिति के अनुसार देखें, यदि हम बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा कि हम विराम अवस्था में हैं और उसके अलावा हमारे सामने आसपास जो वस्तुएं अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हैं तो वो गति अवस्था में है। जैसे जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो जब ट्रेन हमारे मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है और एक दूसरी ट्रेन आकर वहां से क्रॉस करती है तो हमें लगता है कि दूसरी ट्रेन गति अवस्था में है। लेकिन जब हमारी ट्रेन भी गति करने लगती है तो हमें लगेगा कि हम ट्रेन में स्थिर बैठे हुए हैं और बाहर वाली चीजें जो है गति कर रही हैं, जबकि बाहर वाले को लगेगा कि हम स्थिर है और ट्रेन जो है गति कर रही है और ट्रेन के साथ साथ उसके अंदर जो यात्री हैं वो भी गति कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु गतिमान होना या स्थिर होना एक स्थिर बिंदु, जिसको निर्देश बिंदु कहते हैं, निर्देश बिंदु के सापेक्ष होती है। गति हमेशा सापेक्षिक होती है। तो देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति, हमने सूर्य को स्थिर मान लिया और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वास्तव में सूर्य भी गतिमान होता है, लेकिन हमने यहाँ सूर्य के सापेक्ष माना, मतलब सूर्य को स्थिर माना है। सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति, सड़क के किनारे खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस की गति। एक व्यक्ति यदि सड़क के किनारे खड़ा है और एक बस जा रही है तो उस व्यक्ति को लगेगा बस गति कर रही है, जबकि बस में बैठे हुए व्यक्ति को सड़क के किनारे के पेड़ पौधे और जो भी व्यक्ति वहां खड़े हैं वो पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह किसी वस्तु का गतिमान होना या स्थिर होना प्रेक्षक की स्थिति पर निर्भर करता है और गति हमेशा किसी बिंदु के सापेक्ष ही मानी जाती है। अब आता है विराम अवस्था। यदि वस्तु की स्थिति के समय के साथ परिवर्तित नहीं होती तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। जिस तरह गति एक बिंदु स्थिर बिंदु के सापेक्ष हमने नापी थी, उसी तरह विराम अवस्था भी है। मान लीजिए बस में हम बैठे हैं और हमारे साथ कई यात्री हैं और बस चल रही है, तो हमें लगेगा कि हम बस में स्थिर बैठे हुए हैं और साथ के हमारे यात्री भी, जो साथी यात्री हैं, वे भी बस में स्थिर हैं। लेकिन जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा हुआ है उसको लगेगा कि बस भी यात्रा कर रही है और मतलब बस भी गतिशील है और उसके साथ साथ जो उसमें बैठे हुए यात्री हैं वो भी गतिशील है। तो विराम अवस्था भी जो है एक सापेक्षिक स्थिति होती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे कि चलती हुई बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने सभी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है।
अब आगे देखते हैं गति के प्रकार। तो आपको क्लास 9th में केवल सरल रेखीय गति पढ़ना है। गति वैसे 3 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। अभी हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां पे। देखिए अदिश शब्द बना है, दिश बना है दिशा से। अदिश मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। तो ऐसी राशियां, भौतिक विज्ञान में कई ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब केवल उनके संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और तथा उनकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो हमें केवल इतना बताना है कि इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो उसके बारे में हम पूरी सूचना दे देते कि हाँ वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उसमें हमें किसी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह द्रव्यमान एक अदिश राशि है। दूरी, समय, चाल इत्यादि जो हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनमें केवल राशियों के परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। फिर आता है सदिश राशियाँ। सदिश मतलब दिशा सहित, जिसमें दिशा की भी आवश्यकता हो, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती, जिनको बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन में हमें व्यक्ति या वस्तु किस दिशा में चल रहा है, कितना चल रहा है, ये भी बताना होता है। वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि ये सब सदिश राशियां हैं। इन्हें हमें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं गति के प्रकार पर। तो देखिए गति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु इस तरह एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु गमन करती है या चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति मतलब जैसे जो पेंडुलम वाली घड़ी का पेंडुलम है, जो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे इस तरह से घूमते रहता है, तो उसको कहते हैं दोलन गति या सरल आवर्त गति। तो आपको 9th में केवल सरल रेखीय गति के विषय में पढ़ना है और वृत्तीय गति के विषय में थोड़ा सा पढ़ना है। दोलन गति आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति सरल रेखीय कहलाती है। जैसे मैंने बताया था, जैसे ये सरल रेखा है, उसमें कोई वस्तु गति कर रही है तो वो सरल रेखीय गति होगी। जैसे कि कोई वस्तु, जैसे उदाहरण मान लीजिए कि कोई वस्तु एक निर्देश बिंदु O से चलना प्रारंभ करके एक सरल रेखीय पथ पर बिंदु C तथा B से होते हुए A पर पहुंचती। O यहाँ पर हमने निर्देश बिंदु मान लिया, मतलब वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और इस तरह सरल रेखीय पथ पर गति करते हुए पहले C पर पहुंचती है, फिर B पर, उसके बाद A पर। तो इस प्रकार की गति जो है सरल रेखीय गति कहलाती है। अब देखिए इसके बाद जो आता है दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति जब चलना प्रारंभ करता है तो इसके जिस भी पथ पर चलता है तो उस पूरे पथ की लंबाई को उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें कि माना कि एक वस्तु O से चलना प्रारंभ करके C तथा B से गुजरते हुए A पर पहुंचती है। यहाँ O से चलना प्रारंभ किया, फिर उसने 25 किलोमीटर दूर पे C है और 35 किलोमीटर दूर पे B, और फिर उसके बाद लास्ट में A पर पहुंचती है। इसके पश्चात वह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C पर पहुंचती है। अब यहाँ A पर पहुंचने के बाद फिर से इसी पथ पर लौटती है और पहले B पर पहुंचती है और उसके बाद C पर पहुंचती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी हो जाएगी? पहले देखिए वो यहाँ से होते हुए O से होते हुए पहले C पर, फिर B पर, फिर A पर गया, तो O से A तक के बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी और फिर वापस A से लेकर C तक आया। A से लेकर C तक के बीच की दूरी है 35 किलोमीटर। तो कुल दूरी इस तरह उसने 95 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 है ना, क्योंकि टोटल जो है 60 था। 60 के बाद देखिए 60 में से अगर 25 घटा देंगे तो बचेगा 35, तो कुल उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 95 किलोमीटर। अगर वो इसके
पूरे पथ के 2 चक्कर लगाता तो यहाँ पे फिर से आता तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 120 होती। यहाँ से तय करने के बाद फिर आता तो 6×3 = 18 मतलब 180 किलोमीटर हो जाती। तो व्यक्ति जितनी भी बार पथ पर जाएगा उस पथ की कुल लंबाई को व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। अब दूरी को ही एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई रेस हो रही है और कोई एथलीट या धावक जो है यहाँ ओ से चलना प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग बिंदु उसका ये है, और रेस में शुरू करते हुए इस तरफ वृत्ताकार पथ चलते हुए वापस ए पर आ जाता है और इस वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई जो है 500 मीटर है। ठीक है, ओ से चलना प्रारंभ करता है इस तरह से गोल घूमते हुए रेस खत्म करने के बाद फिर से यहाँ पहुँचता है और उस पूरे पाथ की लंबाई जो है 500 मीटर है। तो इस तरह उस एथलीट के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 500 मीटर। अब इसके बाद आता है विस्थापन। देखिए, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन को फिर से हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि वस्तु ओ से चलना प्रारंभ करके सी तथा बी से गुजरते हुए ए पर पहुंचती है। ठीक है, ओ से चलना प्रारंभ किया, पहले सी पर पहुंचा, सी 25 किलोमीटर दूर है, फिर बी पर पहुंचा, बी ओ से 35 किलोमीटर दूर है, लास्ट में ए पर पहुंचा जो ओ से 60 किलोमीटर दूर पर है, तथा इसके पश्चात वह उसी पथ पर लौटती है और उसके गुजरते हुए सी पर पहुंच जाती है। उसके बाद ये ए से फिर से सी पर पहुंच जाती है। तो हमने दूरी के एग्जाम्पल में देखा था कि कुल तय की गई दूरी थी 95 किलोमीटर, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा? व्यक्ति की अंतिम स्थिति, अंतिम में कहाँ पहुंचा? सी पर, माइनस प्रारंभिक स्थिति, माइनस शुरू में कहाँ था? 0 पर, ओ पर। तो 25 ऋण 0 किलोमीटर, तो आ गया विस्थापन 25 किलोमीटर। मतलब व्यक्ति अपने जहाँ से उसने चलना शुरू किया था उस बिंदु से अंतिम बिंदु में जहाँ पहुँचा उनके बीच की कम से कम जितनी दूरी होगी वही उस वस्तु का विस्थापन होगा। तो इसका विस्थापन हो जाएगा 25 किलोमीटर। अगर ये ओ से प्रारंभ करके ए पर पहुँचता और ए से प्रारंभ करके फिर से ओ पर पहुँच जाता तो ये अपनी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक जैसी हो जाती, तो इसका विस्थापन 0 हो जाता है, जिसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यदि कोई एथलीट जो है, फिर से वही एग्जाम्पल है कि 500 मीटर के वृत्तीय पथ पर दौड़कर फिर से जो है अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए, तो क्योंकि इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो उसका विस्थापन जो होगा 0 होगा। तो ये था आपका दूरी और विस्थापन। इसके बाद देखिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो पहला अंतर है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को व्यक्त करने में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल वस्तु के व्यक्ति के पथ की लंबाई हमें ज्ञात करनी होती। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करे, यहाँ जाए और यहाँ से वापस यहाँ आ जाए तो उसका विस्थापन जो है दूरी से अलग हो जाता है। तो विस्थापन इस प्रकार से एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। व्यक्ति ने जिस भी पथ पर चला है उस पथ की कुल लंबाई जो होती है दूरी कहलाती है। और विस्थापन जो है वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों का अंतर होता है। मतलब व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ करके लास्ट में जिस बिंदु पर पहुंचा वहां से शुरू के बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का मान कभी 0 नहीं हो सकता। दूरी कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि भले ही वो कम से कम हो, भले वो नैनोमीटर में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, लेकिन उसका मान कुछ ना कुछ होता है। लेकिन विस्थापन का मान 0 हो जाता है। जब व्यक्ति जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे और वापस में लौट के उसी बिंदु पर आ जाए तो विस्थापन का मान 0 हो जाता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा 0 हो सकता है। तो ये था आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। अब उसके बाद देखिए एक समान गति और असमान गति। सरल रेखीय गति जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति एक समान कहलाती है।
यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय अंतराल मतलब समय के छोटे छोटे भाग कर दिए जाए तो उसको समय अंतराल कहते हैं, में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझें, माना कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। ये एक वस्तु है, यहाँ ए से स्टार्ट करके बी पर पहुंच रही है और वह पहले सेकंड में 50 मीटर, पहले 1 सेकंड के समय में वो 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। दूसरे 1 सेकंड में फिर से वो 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तीसरे सेकंड में फिर से 50 मीटर और चौथे सेकंड में फिर से 50 मीटर। तो यहाँ हमने देखा कि समय अंतराल भी समान है, 1-1 सेकंड का है और प्रत्येक समय अंतराल में व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी समान है। तो इस प्रकार यह एक समान गति का उदाहरण है। इसके बाद आता है असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो वह वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। इसमें देखिए समान अंतराल, समय अंतराल समान ही है, ठीक है, मतलब समय समान ही होना चाहिए, लेकिन समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां अलग अलग होती हैं। जैसे देखिए, माना कि कोई वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है और वह पहले सेकंड में 50 मीटर, पहले यहाँ ए से स्टार्ट किया, पहले सेकंड में वो 50 मीटर दूरी तय की। दूसरे सेकंड में, समय अंतराल सब 1-1 सेकंड में हमने बांटा, दूसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी, तीसरे सेकंड में 35 मीटर की दूरी और चौथे सेकंड में केवल 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो मतलब समान समय अंतराल में वो अभिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो है गति होती है वह असमान गति कहलाती है। जैसे हम लोग जब रोड पे चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए कार चल रही है तो रोड पे कहीं जाम लगता है, कहीं पर रोड खाली होती है, तो जहाँ जाम लगता है तो वहाँ कार की स्पीड कम हो जाती है और जहाँ रोड खाली होती है तो वहाँ कार की गति बढ़ जाती है। तो इस तरह वो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती हैं। तो यह एक असमान गति का उदाहरण है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम उसे भाग 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।